हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सेल्फ मोनिका माहेश्वरी। और मैंने आपको बताया था कि जो यांत्रिकी चैप्टर है आपका सेकंड यूनिट, इसमें हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो आपने जो प्रीवियस क्लासेस में था उसमें विस्थापन और दूरी की डेफिनेशन पढ़ी थी, और आज हम उसी में के फॉर्मूले में देखा था, आपने चाल और वेग आया था। तो हम आज चाल और वेग की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि चाल और वेग जो है वो क्या होता है। तो चाल नॉर्मली आप जो चलते हो वही चाल होती है, लेकिन इसको आप भौतिक की डेफिनेशन में कैसे डिनोट करेंगे, तो यहाँ देखेंगे किसी गतिशील वस्तु की चाल उस दूरी के बराबर होती है जो वह एकांक समय में तय करती है। यानी अगर आप जितनी एक सेकंड के अंदर जितनी दूरी तय करते हैं वो आपकी चाल कहलाती है। तो यहाँ पे आपने दूरी का जो फॉर्मूला देखा था वो था दूरी इक्वल्स टू चाल इंटू समय दिखा था। तो यहाँ पर आपने उसी फॉर्मूले से बनाया है, ये चाल का फॉर्मूला बना लेते हैं आप। चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय, और समय क्या लेना है आपको, 1 सेकेंड लेना है। तो 1 सेकेंड में आप जितनी भी दूरी चलते हैं तो वो जो दूरी होती है वो आपकी किसके इक्वल हो जाती है, चाल के इक्वल। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, अगर आपका टाइम क्या हो 1 सेकेंड हो जाए देन तो चाल जो है वो किसके इक्वल हो जाती है, आपकी दूरी के इक्वल हो जाती है। अब इसके बाद देखते हैं हम औसत चाल। अब औसत चाल क्या हो जाती है, जितनी आप दूरी तय करते हैं, कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, और जितना उस दूरी को तय करने में समय लगता है उसका अनुपात आपका क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। यात्रा जो आप वस्तु जितनी यात्रा तय करती है वो यात्रा की दूरी और उस यात्रा में लगे कुल समय का अनुपात जो होता है वो औसत चाल कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, औसत चाल इक्वल्स टू वस्तु द्वारा तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय दूरी तय करने में लगा कुल समय। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ये औसत और फिर इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, इसमें भी तो दूरी बटे समय लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ एक फिक्स दूरी और फिक्स समय है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आपके औसत चाल में क्या हो जाता है, दूरी भी क्या हो जाती है, थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और फिर उसके बाद उसमें जो समय लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो वहाँ पर आप क्या निकालते हैं, औसत चाल निकालते हैं। जैसे कि आप किसी भी एक फिक्स स्टेशन पे जाते हैं तो उसमें बीच बीच में आपको छोटे छोटे जो स्टेशन पड़ते हैं वहाँ तक की दूरियाँ सब सब जो जितनी भी दूर डिस्टेंस पे जो जो स्टेशन आएंगे उन सभी स्टेशन की दूरी को ऐड करो डिवाइडेड बाय उन दूरियों तक जहाँ से स्टार्टिंग किया है, तो जो वहाँ पे आप पहुँच गए हो वहाँ तक की जो जितना भी समय लगता है वो सारा समय आप उसको डिवाइड करते हैं तो आपको औसत चाल मिलती है कि आप इतनी चाल से वहाँ पर चले हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके फॉर्मूले लिखे हैं, आप इसको कुल दूरी बटे कुल समय से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ताक्षणिक चाल या तात्कालिक चाल। तात्कालिक और ताक्षणिक दोनों ही नाम से आपको पता चलता है थोड़े समय की जो चाल होती है, यानी एक निश्चित क्षण या समय पर वस्तु की जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, तात्कालिक चाल कहलाती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम किसी भी क्षण, यानी आपका एक मिनट भी मायने करता है, एक सेकंड भी मायने करता है। आप अचानक से किसी भी क्षण अगर आप चाल को देखोगे तो वो चाल क्या होती है, आपकी ताक्षणिक चाल होती है। जैसे कि आप कार और स्कूटर बस आदि में जो लगा स्पीडोमीटर होता है वो क्षण क्षण में क्या करता है, वाहन की ताक्षणिक चाल बताता है। जैसे कि आप 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो या फिर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तो वो सब स्पीडोमीटर से आप पता लगाते हो, तो वो क्या होता है, आपका ताक्षणिक चाल होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं वेग। वेग देखेंगे तो वेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी। ठीक है, यहाँ पर आप निश्चित दिशा, मेन दिशा आ रही है, ठीक है, और उसमें दिशा नहीं थी, तो यहाँ पर वो एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि उसमें दिशा का कोई मेंशन नहीं है। आप बिना दिशा बताए भी चल सकते हो,
और चाल जो होती है वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। और जो वेग है वो क्या होती है, एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है, आपकी वस्तु का वेग हो जाता है। वो भी एकांक समय में ही दूरी तय कर रहे थे, ये भी एकांक समय में दूरी तय कर रहे, लेकिन एक निश्चित डायरेक्शन को फिक्स करके आप दूरी तय करें, और वहां डायरेक्शन फिक्स नहीं थी। और फिर क्या होता है, या फिर एक और डेफिनेशन है इसकी ये रही, विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। आप क्या करो, विस्थापन जो है उसका समय के साथ परिवर्तन की दर निकाल लो, यानी उसका डिफरेंशिएशन कर लो। ds वेक्टर बाय dt जो भी होगा वो भी क्या होगा, आपका v वेक्टर यानी वेग होगा। अब आपका चाल औसत थी तो वेग भी औसत आएगा, तो यहाँ पे औसत वेग देख लेते हैं। यदि एक ही दिशा में चलती हुई वस्तु का वेग समय के साथ क्या होता है, बदलता है, तो वस्तु का जो औसत वेग है वो क्या होगा, वस्तु के विस्थापन तथा समयांतराल के अनुपात के बराबर होता है। यानी उसका वेग चेंज हो रहा है, विस्थापन तो फिक्स है, उसको जिस पॉइंट पे जाना उसी पॉइंट पे रहेगा, लेकिन क्या हो जाता है, उसका जो वेग है वो समय समय पर क्या होता है, चेंज होता जाता है। तो वो जो होगा उसका अनुपात, विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात, कितने समय में वो वहां पर पहुंचा है, वो जो होगा आपका अनुपात, वो किसके इक्वल हो जाता है, उसके औसत वेग के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यदि किसी वस्तु की समय t पर स्थिति क्या है, r1 स्थिति वेक्टर है, तथा t2 पर क्या हो जाएगा, r2 स्थिति वेक्टर हो जाएगा, तो इसका औसत वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय अंतराल, और विस्थापन तो r2 माइनस r1 वेक्टर हो जाता है आपका, और समय अंतराल क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 हो जाएगा। इसके बाद हम औसत वेग के बाद भी हम क्या करेंगे, जैसे आपने चाल में देखा था, ताक्षणिक चाल, औसत चाल और एक चाल, तो यहाँ पर वेग भी क्या होगा आपका, तात्कालिक वेग या ताक्षणिक वेग भी बोलते हैं इसको। इससे भी आपको पता है कि किसी भी विशेष क्षण पर आपको वस्तु का जो वेग होता है वो तात्कालिक वेग होता है। तो यहाँ पर तात्कालिक वेग की जो इसने लिखा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, वो क्या आ जाएगा आपका, लिमिट डेल t टेंस टू 0 डेल r वेक्टर बाय डेल t, यानी आप अगर टाइमिंग क्या हो, 0 की तरफ अग्रसर हो रहा हो, तब क्या हो जाएगा, आपका जो भी डेल r वेक्टर बाय डेल t होगा वो क्या होगा, तात्कालिक वेग होता है। इसको आप dr वेक्टर बाय dt भी बता सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं क्या आ जाएगा आपका, त्वरण तथा मंदन। तो हम यहाँ त्वरण तथा मंदन की बात करेंगे, तो यहाँ पे आ जाता है आपका, त्वरण किसे कहेंगे, त्वरण समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, आप त्वरण कहते हैं। किस में कहेंगे, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं आप त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो त्वरण का फॉर्मूला आ जाएगा आपका ए वेक्टर इक्वल्स टू वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी आपका जितना वेग में डिफरेंस हो रहा होगा, यानी एक पॉइंट पे जितना वेग होगा दूसरे पॉइंट पे जितना वेग होगा, तो दोनों में जो भी डिफरेंस होगा वो, और जितना आपके उस वेग में परिवर्तन हुआ है वो समय का भी परिवर्तन क्या हो जाता है, उनका अनुपात आपका त्वरण कहलाता है। इसको आप क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से भी डिनोट करते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 समय अंतराल यानी समय में परिवर्तन। इसको आप यहाँ से डिनोट कर सकते हैं dv वेक्टर बाय dt, यानी आप क्या करें, अगर आपको एक ही वेग और टाइमिंग दिया हुआ है तो आप टाइमिंग के रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, वेग का क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स है कि मंदन किससे बोलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे त्वरण एंड मंदन लिखा है, तो त्वरण तो आपको समझ में आ गया, अब मंदन किससे बोलेंगे। अब क्या होगा, यदि आपका ए वेक्टर का मान क्या हो, धनात्मक हो, अगर ए वेक्टर का मान क्या है, धनात्मक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका वेग है वो क्या हो रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप पता है, आपको मैथमेटिक्स के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जो न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो डिनोमिनेटर और छोटा है, तो न्यूमरेटर बड़ा होने से जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर छोटा हो जाए डिनोमिनेटर से
तो जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव में आ जाती है या फिर जीरो समथिंग में आ जाती है, पॉइंट्स में आ जाती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि ये जो है वी वेक्टर यानी वेग क्या होगा समय के साथ, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस स्थिति को आप क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। जबकि वे ए वेक्टर का मान क्या आ जाए, ऋणात्मक आ जाए। तो ऋणात्मक आने पर क्या हो जाएगा, समय के साथ वस्तु का जो वेग है वो क्या हो जाता है, घटता है, जिसे आप क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। यानी आपका समय तो बढ़ रहा है लेकिन वस्तु का वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। तो उस स्थिति में ए वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और ऋणात्मक होने से यहाँ पर उस ए वेक्टर को आप क्या बोलोगे, मंदन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन शो नहीं होगी कि ए वेक्टर माइनस में है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है और ये अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पे जा रहा है, ये नहीं है। यहाँ पर ए वेक्टर का मान ऋणात्मक का मतलब है कि आपका जो v का वेग है, v वेग है वो क्या हो रहा है, समय के साथ घट रहा है। और अगर धनात्मक है इसका मतलब समय के साथ v वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब बढ़ेगा तो आपका ए वेक्टर क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। और अगर ए वेक्टर का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका मतलब आपका जो ए वेक्टर का मान ऋणात्मक है। यानी इस वक्त क्या हो जाएगा, वेग समय के साथ घट रहा है तो आपका जो ए वेक्टर है वो क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। अब इसके बाद हम एक और चीज देखेंगे कि अगर ये ए वेक्टर, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक में तो आपने यहाँ देख लिया कि धनात्मक है तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर त्वरण हो जाएगा और ऋणात्मक है तो मंदन हो जाएगा। लेकिन एक और केस भी तो बनता है कि अगर ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाए, 0 आ जाए। तो ए वेक्टर की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेग है, वेग वो क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और कांस्टेंट हो जाता है अर्थात गति क्या है आपकी, एक समान है। ठीक है, गति क्या हो जाएगी आपकी, एक समान। और यदि ए क्या हो जाए, नियत हो जाए, यानी हर जगह पर ए क्या आ जाए, कांस्टेंट आने लगे, इसका मतलब क्या है, त्वरण एक समान है लेकिन गति जो है वो असमान है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने ए के धनात्मक वैल्यू को देखा तो वो त्वरण के अंदर आई और ऋणात्मक वैल्यू को देखेंगे तो वो मंदन होती है। अगर ए वेक्टर 0 है इसका मतलब वेग क्या है, कांस्टेंट है, यानी गति आपकी एक समान है। और यदि ए क्या है आपका, नियत है, यानी त्वरण एक समान है परंतु गति क्या है, असमान है। इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आपकी डेफिनेशंस जो है, यांत्रिकी की डेफिनेशंस वो खत्म हो जाती है। और अब हम इसके आगे के टॉपिक्स यानी आप क्या पढ़ेंगे, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। और ग्राफ जो होता है वो इन्हीं से रिलेटेड है आपके, क्योंकि ये जो भी आपके जितनी भी डेफिनेशंस बताई है मैंने, ये सारी किस पे डिपेंड हो रही है, आपके टाइम पे डिपेंड हो रही है। और टाइम से डिपेंड हो रही है तो आपके जो इनकी ग्राफ बनेंगे वो भी किसके साथ बनेंगे, समय के साथ ग्राफ बनेंगे। तो इसमें हम इसका क्या करते हैं, ग्राफ बना के देखेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।